आज के इस सेशन में गुरुकृपा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नीट 2025 का पेपर 4 मई को कंडक्ट हुआ था और सभी को 2025 के नीट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार है और अभी भी वो रिज़ल्ट का इंतज़ार जारी है। लेकिन इस नीट के रिज़ल्ट से पहले एनटीए ने अभी एक प्रोविज़नल आंसर की रिलीज़ की है और वो प्रोविज़नल आंसर की जो है उसको मिलाने के बाद सभी बच्चे कट ऑफ के बारे में भी इंतज़ार कर रहे हैं, अपने अपने स्कोर को चेक कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में गुरुकृपा इंस्टीट्यूट के 2 होनहार बच्चे आपके सामने हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। मैं इसी कड़ी में सबसे पहले इधर महेश जो हैं उनके नंबर आपको बताना चाहूँगा। उसने 686 का स्कोर अचीव किया है। आउट ऑफ 720 686 का स्कोर अचीव किया है और उसमें आप इसके स्कोर को सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इस सब्जेक्ट वाइज स्कोर के अंदर 686 में से जो फिजिक्स का एक टफेस्ट पेपर था जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आईआईटी लेवल के हाईएस्ट लेवल के अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको आईआईटी में भी टॉप रैंकर बच्चे जो हैं वो भी अगर करते हैं तो उनको भी थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को देखने का या उसमें भी टाइम लग सकता है। ऐसा टफ पेपर जो था उसमें भी उसने महेश ने आउट ऑफ 180 166 का स्कोर अचीव किया है। साथ ही केमिस्ट्री में उसने 175 का स्कोर अचीव किया है और 345 का स्कोर आउट ऑफ 360 उसने बायो में अचीव किया है। ये सभी नंबर प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग हैं। फाइनल आंसर की रिजल्ट आना बाकी है। और इधर मेरे पास अंकित सैनी है और अंकित सैनी ने 666 का स्कोर अचीव किया है, जिसमें एक खास बात यह है इसने बायो में आउट ऑफ 360 355 का स्कोर अचीव किया है। साथ ही फिजिक्स के अंदर 151 और केमिस्ट्री में 160 का स्कोर अचीव किया है। तो इन दोनों स्टूडेंट्स को आप देखेंगे तो इन्होंने तीनों सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। यानी हाईएस्ट स्कोर के साथ आप देखिएगा बायो में आउट ऑफ 360 355 का स्कोर अचीव किया है। इधर महेश ने केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180 175 का स्कोर अचीव किया है। और जिस फिजिक्स के पेपर की चर्चा आप ये कह सकते हैं हर एक बच्चे के दिमाग में थी कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है, उसमें भी इसके केवल 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी इसने 166 का स्कोर इसने अचीव किया है। तो ये दोनों बच्चे मेरे साथ आज मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि इन्होंने जो स्कोर अचीव किया है उस स्कोर को अचीव करने के लिए जो कठिन मेहनत इन्होंने की है उस कठिन मेहनत को वो बच्चों को बताएं, जिससे नीट की प्रिपरेशन करने वाला हर एक बच्चा इनकी मेहनत से कुछ न कुछ सीखे और वो भी नीट 2026 में एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव करे। तो मैं सबसे पहले महेश से इस नीट 2025 का जो पेपर था उस पेपर से रिलेटेड ही कुछ बातें पूछना चाहूँगा कि जैसे हम जानते हैं नीट 2025 का जो पेपर था उसमें फिजिक्स का पेपर हार्ड था, साथ ही बायो और केमिस्ट्री का पेपर बहुत लेंदी था। ऐसे पेपर अमूमन पिछले कुछ सालों से नीट में देखा नहीं जा रहा था। ऐसी कंडीशन में यानी ऐसे टफ पेपर में हम महेश से पूछना चाहेंगे कि जब उस पेपर का आपने सामना किया उस समय आपने क्या पेपर में फेस किया और जब आपको पेपर टफ लगा तो अपने आप को आपने कैसे कॉन्फिडेंट बनाए रखा, कैसे उस हार्ड पेपर में भी पेशेंस बनाए रखा और आपने 686 का स्कोर अचीव किया, यानी उस टफेस्ट पेपर में अपने आप को कैसे से कॉन्फिडेंट बनाए रखा। थैंक यू सर। जैसा आपने भी बताया कि 4 मई को 2 से 5 के दौरान जो नीट का पेपर मैंने दिया उसमें 686 का स्कोर मेरा बना है एनटीए की प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो उस पेपर के बारे में जैसा आपने बताया वाकई में पेपर बहुत हार्ड था। हमने पीवाईक्यू भी सोल्व किए थे। ऐसा पेपर पिछले 4-5 सालों में तो बिल्कुल नहीं आ रखा। जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। मेरा पेपर का कोड था 45 और जैसी मेरी आदत है गुरुकृपा के गोट्स और डीटीएस में मैं हर बार अपना पेपर अटैम्प्ट करता हूँ तो मैं शुरुआत फिजिक्स से ही करता हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया। फिजिक्स से जैसे ही मैंने शुरुआत की मेरे 45 कोड का जो पेपर था उसमें पहले ही क्वेश्चन फ्लूइड का था, सरफेस टेंशन से रिलेटेड। और वो क्वेश्चन मतलब मुझे ऐसा ही लगा कि पूरे पेपर का सबसे हार्ड क्वेश्चन वही था।
अब पहले क्वेश्चन में ही 2 से 5 का टाइम जो होता है वो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं हमारा आने वाला फ्यूचर। तो पहले क्वेश्चन में ही 2 से 3 मिनट लग गए और वो क्वेश्चन हो भी नहीं रहा है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, आगे के मैंने 15 तक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसमें से मेरे से 6 या 7 क्वेश्चन ही हुए और उसमें मेरे 20-25 मिनट लग गए। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लूज़ होना तो जाहिर सी बात है, ऐसे में किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। लेकिन तब मैंने अपने टीचर्स को याद किया, उनके मोटिवेशन को याद किया और मैंने एक बार पेपर छोड़ दिया। ऐसे कंडीशन में 20-25 मिनट जा चुके थे, टाइम मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने पेपर को छोड़ दिया। फिर मैंने केमिस्ट्री की शुरुआत की। जैसा सर ने हमें एक बार पहले भी बताया था कि अगर कोई पेपर हार्ड, फिजिक्स का पेपर हार्ड है तो केमिस्ट्री या बायो का पेपर ईजी होगा, क्योंकि एक बार में एक सब्जेक्ट का ही पेपर हार्ड आता है। तो इसी उम्मीद से मैंने फिर आगे केमिस्ट्री का पेपर चालू किया और केमिस्ट्री का पेपर भी वैसे तो लेंथी था, मॉडरेट था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था। फिजिक्स के कंपैरिजन में तो काफ़ी ठीक था वो पेपर। तो मैंने केमिस्ट्री और बायो मैंने बहुत जल्दी में करने की कोशिश की। बायो भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में की और शायद उसी वजह से 1-2 ऐसे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद मैंने केमिस्ट्री और बायो जब कर ली तो उसके बाद मेरे पास लास्ट में 1.25 घंटा के करीब टाइम बचा था फिजिक्स टाइम के खूब लिए। बचा, उसके बावजूद भी हाँ फिजिक्स सर। और इसका मतलब केमिस्ट्री और बायो तुमने बहुत स्पीडली कवर कर ली। हाँ, उस स्पीडली के चक्कर में शायद मैंने 1-2 सिली मिस्टेक भी कर दी, लेकिन मेरे को पता था फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड है। मैं पेज पलट के देख चुका था, इतने लेंथी पूरे पेज के क्वेश्चन थे, तो मुझे पता था टाइम तो उनमें लगेगा, इसलिए मैं अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहता था। तो बायो करके जैसे ही मैं फिजिक्स पर आया तो मैं शुरू के 15 क्वेश्चन तक तो मैं देख ही चुका था, वो तो मेरे को लग नहीं रहा था मेरे से होंगे भी, इसलिए मैंने पीछे से 45 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना चालू किया। 45, 44, 43 ऐसे करते करते मैं 25 तक पहुंच गया और वो 20 क्वेश्चन मेरे से लगभग सारे हो गए। तो ऐसे में लगभग पूरा पेपर हो ही गया था। शुरू के 20-25 क्वेश्चन ही बचे थे, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस जो लूज़ हुआ था वो अपने आप ही कहीं ना कहीं गेन होना चालू हो गया था। अब कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन वो शुरू के क्वेश्चन वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड थे। अब उनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे गुरु कृपा की जो समर्थ मिलती है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है, उनके एज इट इज़ क्वेश्चन थे डाटा वाले। 1-2 क्वेश्चन मुझे वो मिल गए तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। बाकी मैं ट्राई करता रहा और उनमें से भी मेरे से मोस्टली क्वेश्चन हो गए। तो लास्ट में मैंने वो पहला क्वेश्चन जो मैंने फ्लूइड का देखा था बस वही छोड़ा और बाकी सारे मैंने अटैम्प्ट कर लिए, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स में और गलत हुए और 1 क्वेश्चन मैंने जो छोड़ दिया था उसके बदौलत मेरा 166 का स्कोर बन रहा है अभी नीट एनटी की प्रोविजनल आंसर की से, और टोटल इस तरह 686 का स्कोर बन रहा है। तो मैं भी जो भी देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपना पेपर अटैम्प्ट करो ना तो उसमें कॉन्फिडेंस को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शुरू के 20-25 मिनट खराब होने के बाद भी मैंने मतलब हिम्मत नहीं आ रही, मैंने ये सोचा कि अगर मेरे को नहीं आ रहा तो वो बाकियों को भी नहीं आएगा। पेपर हार्ड है तो वो सबके लिए ही हार्ड है, तो ऐसे में आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। थैंक यू। तो बहुत अच्छे महेश, सबसे पहली बात ही हमें एक सीख यहाँ मिल रही है, चाहे पेपर कैसा भी हो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहिए, और महेश ने ऐसा ही किया। शुरुआत में ज़रूर उसको पेपर बहुत हार्ड नज़र आ रहा था, वाकई में पेपर हार्ड था, लेकिन उसने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, अपने पेशेंस को बनाए रखा और फटाफट केमिस्ट्री और बायोलॉजी को निपटाया। और उसके बाद जो है फिजिक्स को पीछे से जब 45 से वो कवर करने लगा तो 45 से 1 तक जब वो पीछे से पूरे पेपर को कवर कर रहा था तो उसको 20-25 क्वेश्चन बहुत जल्दी से हुए, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और जो क्वेश्चन उसको शुरू में नहीं आ रहे थे वो क्वेश्चन भी उसने अपने कॉन्फिडेंस की बदौलत कवर कर दिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, ये पहली सीख इन बच्चों से हमें मिलती है। तो मैं इस सीरीज में अब अंकित से बात करना चाहूँगा। अंकित ने भी 666 का स्कोर अचीव किया है जो नीट की प्रोविजनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग, और इसने बायो में 355 का स्कोर अचीव किया है, साथ ही केमिस्ट्री में 160 और फिजिक्स में 151 का स्कोर अचीव किया है। हम अंकित से पूछना चाहेंगे कि ये जो अच्छा स्कोर आपने अचीव किया है उसके लिए आपने किस तरीके से प्रैक्टिस की या किन चीज़ को आपने फॉलो किया, ये सब हमें बताएं। थैंक यू सर। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, अच्छा परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो आपके नोट्स की होती है। नोट्स हाई क्वालिटी के होने चाहिए। नोट्स के अंदर आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन होना चाहिए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स जो कैलकुलेटिव पोर्शन है उसके लिए अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आपको कोई इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ बुकलेट
देती थी, जो अच्छे प्रैक्टिस के लिए आपको काम करना पड़ता था, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग से बुकलेट आपको मिलती थी? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी अलग से बुकलेट मिलती थी, समर्थ की बुक जो मिलती थी उसके अंदर उससे आपको अलग अलग मॉक टेस्ट वगैरह मिलते थे, तो प्रैक्टिस के लिए हर टेस्ट से पहले आपको एक प्रैक्टिस का मौका मिल जाता था। हाँ, तो साथ ही बायो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके लिए भी आपने क्या फॉलो किया? बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जैसा कि सर हमारे बताते थे हमें कि ये थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, इनके अंदर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है इन टॉपिक्स के अंदर। इसका मतलब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए बताया इंस्टीट्यूट ने, और साथ ही आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप भी सभी ये सीख सकते हैं कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करें, और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि बायो के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों महेश और अंकित गुरुकृपा के फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और 11-12 फाउंडेशन के साथ ये तैयारी कर रहे थे, और इन्होंने नीट का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट टाइम दिया है। दोनों ने ही पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया और दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। मैं महेश से पूछना चाहूँगा कि जो आपने फाउंडेशन की तैयारी की है और पहली बार आपको नीट का पेपर फाइट करने का मौका मिला है, तो आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से हुई जिससे आप इस हार्ड पेपर में भी आपने 686 का स्कोर अचीव किया है? तो आपने फाउंडेशन जो कोर्स किया उसका क्या रोल इसके अंदर आप देखते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेपर अटेम्प्ट करते टाइम सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में ये जो 2 साल जो फाउंडेशन कोर्स में पढ़ते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम अपना पूरा नॉलेज इसी टाइम में गेन करते हैं, और जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा, जितने तरह के हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जितने तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे होंगे, उतना ही हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो मैं वो अटैम्प्ट कर सकता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे 12th में आए, तो 11th में जब हम यहाँ पे आए 10th करके, तो हमने अपने क्लासरूम नोट्स को बहुत अच्छे से किया, और उस टाइम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है वो पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो हमें यहाँ पे गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से मिला। टाइम टू टाइम हमारी टीचर्स से भी पर्सनल अटेंशन हमें मिलता था, तो वो हमें गाइड करते रहते थे। तो हमने क्लासरूम नोट्स को बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हमने हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी पढ़ना आज के टाइम में उतना ही ज़रूरी है जितना बायो को आप पढ़ते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को आप स्किप ना करें। आपने पढ़ी फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, क्वेश्चंस निकाले थे? जी सर, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, क्वेश्चंस तो नोट्स में होते हैं, क्वेश्चंस तो हम सब कर लेते हैं। जो ज़्यादातर बच्चे स्किप करते हैं वो है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, और वो भी मैंने तो स्किप नहीं की थी, मैंने भी पढ़ी ली थी। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप भी पढ़ो, उससे आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही मिलेगा। और बायोलॉजी में ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चे नोट्स को स्किप कर देते हैं, तो आप भी लास्ट के टाइम तक अपने नोट्स को स्किप ना करें, पहले नोट्स पढ़ें और उसके बाद ही एनसीईआरटी पर जाएं, क्योंकि आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी की लाइनें अच्छे से समझ में आती हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने नोट्स ही बार बार करने हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपनी एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी को उतनी अच्छे से पढ़ना है। तो आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, कोई भी चीज़ अनइम्पोर्टेंट समझ के स्किप ना करें, क्योंकि अगर वही आ जाती है एग्ज़ाम में तो इसलिए आप स्किप कुछ ना करें, सब कुछ पढ़ें आप लास्ट टाइम तक। इसका मतलब फाउंडेशन की तैयारी करते वक्त आपने पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ा, पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और साथ ही आपने बहुत अच्छी सी बात बता दी कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आजकल सभी की एनसीईआरटी पढ़ना और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप कह सकते हैं मस्ट है। फिर भी फाउंडेशन के बच्चे को कोई और अच्छी सी बात आप बताना चाहते हैं तो बताएं। तो जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि उनका जो सिलेबस है वो बहुत पहले ही पूरा हो जाता है। खासकर हमारे इंस्टीट्यूट में नीट के जो एग्ज़ाम होता है उससे 6 से 7 महीने पहले एक फाउंडेशन का बच्चा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। अब उसके बाद जो 6 से 7 महीने का जो टाइम मिलता है ना, उसमें आपको अपने सिलेबस को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कवर करना है।
वो टाइम आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। जो भी आपकी माइनर देते टाइम, क्लास अटेंड करते टाइम जो भी आपकी कमियां रह गई है, उन कमियों को आप आराम से इस टाइम में पूरा कर सकते हो। और इनको पूरा करने के लिए आपको कहीं अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी आपको शेड्यूल मिल रहा है, आपको बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाना है। अब जैसे जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होता है, गोट्स की जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपका इंतजार करती है। तो गोट्स की टेस्ट सीरीज में डेली पेपर होते हैं आपके, तो पूरा सिलेबस आप 28 से 30 दिनों में पूरे सिलेबस के गो थ्रू हो जाते हैं। तो एक एक टॉपिक जो भी आपका वीक रह गया था उसको कवर करने के लिए आपको पूरा दिन का टाइम मिलता है। और अगर आपका ज़्यादा वीक है तो आपको यहाँ पे डाउट काउंटर पे पर्सनल टीचर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो होती है DTS। जब आप 2 साल में अपनी अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, हर अपने वीकनेस पे काम कर चुके हैं, उसके बाद का टाइम होता है DTS का। उसमें आपको बस अपने रिवीजन को बार बार करना है, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है, ताकि जैसे ही आप नीट में उन क्वेश्चंस को देखें तो वो अचानक से आपके दिमाग में क्लिक करे। हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको गुरु कृपा की गोट्स और DTS में मिल जाएंगे। तो बस आपको उनको अच्छे से सोल्व करना है, पेपर को भी आपको अच्छे से सोल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, डाउट काउंटर्स पे जाके उसका सोल्यूशन देखना है। तो हर एक बात से इनसे सीखते चलिएगा। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कॉन्फिडेंट रखिएगा। फिजिक्स को मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री को भी, और साथ में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। फाउंडेशन के बच्चे स्टार्ट से ही हार्ड वर्क करते रहिएगा और किसी भी तरीके से NCERT को छोड़ना नहीं है, और साथ ही वो अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे। इतनी सब बातों को सीखने के बाद हम अंकित के पास चलते हैं। अंकित, कभी पेपर में यहाँ तैयारी करते वक्त कभी नंबर ज़्यादा और कभी नंबर कम आ जाया करते थे, उस परिस्थिति में बच्चे को किस तरीके की या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू सर। तो सबसे पहली बात तो है कि किसी के भी कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर नहीं आते हैं, सभी के परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कंसिस्टेंटली नंबर अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ाई कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंटली नंबर नहीं आते हैं, हाँ, फिर अप्स एंड डाउन सभी के परफॉर्मेंस में आते हैं। तो जब नंबर ज़्यादा अच्छा आ जाए, मतलब 3-4 बार उम्मीद से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो बच्चे हवा में चले जाते हैं कि पेपर तो बहुत आसान है, मुझे तो सब आता है। तो ऐसे हवा में नहीं जाना है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। और जब नंबर कम आए तो वैसे डिप्रेशन में भी नहीं चले जाना है। पेपर दे के आओ, पेपर एनालाइज करो, और उसके बाद में अगर आपको अभी भी डिप्रेशन में फील हो रहा है तो आप थोड़ी देर रिफ्रेश कर सकते हो अपने माइंड को। आप बाहर घूमने चले जाओ, दोस्तों से बातें कर लो, पेरेंट्स से बातें कर लो, गाने सुन लो, या फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपको कभी नंबर ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा हवा में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कूल, और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि नंबर अगर कम आते हैं तो कहीं डिप्रेस फील होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कमियां ढूंढो, उनको कवर करो, और साथ ही आप कह सकते हैं रिलैक्स रहने के लिए दोस्तों से बातें कर लेनी चाहिए, गाने सुन लेने चाहिए, और अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए। तो ये सब बातें अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा अगला जो क्वेश्चन होगा वो अब महेश से होगा, और महेश से मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट के पढ़ाई में उसके टीचर का, उसके आप कह सकते हैं मम्मी पापा का, और साथ ही आप ये कह सकते हैं उनके साथियों का जिनके साथ वो स्टडी कर रहा है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी बताएं। जी सर, बिल्कुल सही बात है कि जो भी छोटी से छोटी चीज़ है हमारे आसपास हो रही है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास का माहौल है, उनका जो है हमारा थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में आया तो मैंने यहाँ पे कई सारे सेमिनार हुए, मैं अपने टीचर से मिला, अपने मेंटर से मिला, बुडानिया सर जो डायरेक्टर हैं उनसे मिला, योगेंद्र सर से मिला। तो इन सब ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गाइड किया मेरे को। इन्होंने मेरे को अच्छा शेड्यूल दिया, पढ़ने का टाइम टेबल दिया, और उसको मैंने बस फॉलो करता रहा मैं 2 साल। तो आपको भी जो भी शेड्यूल मिल रहा है आप उसको फॉलो करते रहिए, तो सक्सेस आपको अपने आप ही मिल जाएगी। एक अच्छा स्कोर जो आप चाहते हैं, अपना ड्रीम स्कोर है, वो आप ज़रूर अचीव कर लेंगे, बस आप इस शेड्यूल को फॉलो करते रहिए। जैसे हमारे पेपर होते थे उनमें स्कोर कभी कभी कम ज़्यादा भी आता था, तो ऐसे में मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपनी सिस्टर से बात करता था, अपने पेरेंट्स से बात करता था,
तो अगर स्कोर कम भी आते थे तो वो मेरे को डांटते नहीं थे, उल्टा वो मेरे को मोटिवेट ही करते थे कि कोई बात नहीं, इस बार स्कोर कम है, अगली बार और इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं भी अपनी मेहनत को इस चीज़ में ऐसे उदास होकर कम नहीं कर देता था कि यार पढ़ने का क्या फ़ायदा है, नंबर तो आ नहीं रहे। तो ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उल्टा आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, इसलिए आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो आप इसलिए अपनी मेहनत को और बढ़ाओ, अपने पेरेंट्स से बात करो, जो भी आपको गार्जियंस है जिनसे बात करके आपको अच्छा लग रहा है, अपने मेंटर्स हैं, अपने टीचर्स हैं, उनसे आप बात करो। तो उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब जो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं, उनको सोल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं अपने डाउट काउंटर्स पे जाके तो टाइम टू टाइम सोल्व करता ही था। उसके अलावा एक जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, अगर आप ग्रुप में उनका डिस्कशन करेंगे ना, तो ग्रुप डिस्कशन से उन क्वेश्चंस को लेकर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप और अच्छा सोचने का आपकी क्षमता बढ़ती है उन क्वेश्चंस को लेकर। तो इसलिए आप ग्रुप में बहुत अच्छा से उनको डिस्कशन करें। तो मेरे जो भी गलत क्वेश्चंस होते थे या मेरे जो भी डाउट्स होते थे वो मैं अपने दोस्तों से ज़रूर पूछता था जाकर, वो भी मेरे से पूछते थे। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आपस में डिस्कस करते थे। जो क्वेश्चंस हमें आता होता था उनके बारे में भी हमें, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो वो मैं अपने दोस्त से पूछता था, तो वो मेरे को उसका कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक बताता था। तो ऐसी ट्रिक्स भी आपके पेपर में आपको टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ऐसी चीज़ें आपको ग्रुप डिस्कशन से ही अपने आप आपके अंदर डेवलप होंगी ये चीज़ें। तो इसलिए एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना, एक अच्छा ग्रुप होना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। साथ ही मैं एज ए टीचर आपको एक बात और बता देता हूँ कि मान लीजिए महेश के 686 का स्कोर आ रहा है प्रोविजनल आंसर की से, अंकित के 666 का स्कोर आ रहा है। बहुत अच्छा स्कोर आपको दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि मेरे तो मान लीजिए 510, 520, 530, 500 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा नंबर भी जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आएगा उसमें आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा जी कि अगर पेपर इजी होता है और पेपर हार्ड होता है तो उन दोनों पेपर के बीच में क्या आप कह सकते हैं रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। अगर पेपर इजी आता है, जैसे अमूमन पिछले 4-5 साल में नीट का पेपर इजी ही आ रहा था, तो आप देख पा रहे थे केवल पिछली बार 650 का आप कह सकते हैं कट ऑफ रहा था, लेकिन अमूमन 600-610 के आसपास कट ऑफ रह रहा था। यानी 720 से लेके 610, यानी केवल 110 नंबर तक जो है 15% में सभी नीट की गवर्नमेंट की सीट भरी जा रही थी। और आप देख पा रहे हो पिछले 2024 का जो रिजल्ट था उसके अंदर आपने देखा ओनली 70 नंबर, यानी 600 जो 50 है और 720 हाईएस्ट मार्क्स था, उसके बीच में केवल 70 नंबर था, उसके अंदर सभी गवर्नमेंट की सीट भरी जा रही थी। लेकिन पेपर यदि हार्ड होता है तो ये जो रेंज होती है वो सिकुड़ने की बजाय आप कह सकते हैं रेंज बढ़ जाती है। यानी ये रेंज जो है हाईएस्ट मार्क्स से लोवेस्ट मार्क के बीच में ये डिफरेंस बढ़ जाता है। जैसा कि आप देखते हैं आईआईटी का जो पेपर होता है उसमें जो एक हाईएस्ट मार्क्स अचीव करता है, यानी मान लीजिए किसी बच्चे ने पूरे आप कह सकते हैं परफेक्ट स्कोर को अचीव किया, फिर भी आईआईटी का कट ऑफ लेवल जो होता है वो 36% तक आप कह सकते हैं जब चला जाता है, तो एक हाईएस्ट मार्क्स से 36% तक कट ऑफ चला गया, यानी हार्ड पेपर की वजह से। तो ये बीच का जो डिस्टेंस है, जो रेंज है, जो रैंक या नंबर आने का, सिलेक्शन होने का जो रेंज है वो बढ़ जाता है। यानी ये आप कह सकते हैं रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा आप आईआईटी में देखते हैं वहाँ तो नीट के कंपैरिजन में नंबर ऑफ सीट भी कम है। ठीक वैसा ही 2025 में हुआ है। पेपर हार्ड है, पेपर लेंदी है और उसकी वजह से ये रेंज जो है वो सिकुड़ने की बजाय आप कह सकते हैं बढ़ने वाली है। और वो कहाँ तक जाएगी इसका अनुमान तो रिजल्ट आने पर ही लगेगा। लेकिन हताश निराश ना हो, जिनके नंबर कम आए हों, ज़रूर ये जो आप कह सकते हैं रेंज है ये बढ़ेगी। जैसे 686 का स्कोर जो है महेश ने किया है, तो ये नीचे कहाँ तक रेंज चली जाती है उसका कोई पता नहीं रहता है।
साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि रेंज बढ़ेगी तो आपको अभी आशा जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए और अभी रिजल्ट का वेट कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। कहाँ तक मिलेगी ये कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन आज के इस सेशन से आपने जो सीखा है, आपने सीखा है कि किसी भी परिस्थिति में चाहे पेपर हार्ड आए इजी आए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिएगा। दूसरा आपने सीखा है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो मल्टीपल टाइम आप कह सकते हैं रिवीजन करेंगे। साथ ही फाउंडेशन का जो आप कह सकते हैं स्टूडेंट हो तो अपना टाइम किसी भी तरीके से उसको खराब नहीं करना चाहिए। साथ ही आपने अंकित ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में नंबर अगर अच्छे आते हैं तो ज़्यादा हवा में नहीं आना है, नंबर कम आते हैं तो भी आपको ऐसी कोई अपने आप को डिप्रेस फील नहीं कराना है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप रिफ्रेश रहिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कभी कभी गाने भी आप सुन लीजिए। साथ ही महेश ने अपने को बताया कि फादर और मदर का रोल भी बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे के नंबर कम आने पर उसको मोटिवेट करना है, उसको डांटना नहीं है। साथ ही टीम जो संस्था आपको काम करवा रही है, जैसा कि महेश ने बताया कि गुरु कृपा में मुझे हर वो सुविधाएं मिली हैं जो मुझे इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए चाहिए। और साथ ही एक ग्रुप जो है दोस्तों का ऐसा होना चाहिए जो आपकी कमियों को सुधारता हो और आप उनकी कमियों को सुधारते हों। ये आज का जो सेशन है वो मैंने सिर्फ एक प्रोविजनल जो आंसर की आई है उसके बेस पे किया है। अभी फाइनल आंसर की और रिजल्ट आना अभी बाकी है। बहुत सारे बच्चे गुरु कृपा में पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गुरु कृपा में जो पढ़ रहे बच्चे हों उनके नंबर महेश से ज़्यादा आएँ, और मैं ये भी चाहता हूं कि महेश के जो नंबर हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा आएँ। इसी आशा में मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।